नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात होगी आबकारी घोटाले की। शराब घोटाले में बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा था जब वो विपक्ष में थी, और सरकार में आने के बाद एक एक कर कई बड़े अधिकारी आबकारी शराब घोटाले की जद में आए, कई बड़े नेता आए, और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने दावा किया है कि लखमा के खिलाफ अवैध शराब बिक्री में कमीशन लेने के अहम सबूत उनके हाथ लग गए। साथ ही ईडी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिलने की बात भी कही है। अब ये आपत्तिजनक रिकॉर्ड क्या है, ये ईडी ने नहीं बताया है, पर इसको लेकर बड़ी चर्चा है छत्तीसगढ़ में कि भाई ऐसा लखमा जी के यहां क्या मिल गया जिससे ईडी ने आपत्तिजनक रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है। उधर कांग्रेस का कहना है कि ईडी के जरिए बीजेपी से विरोधियों को बदनाम करने की कोशिश करती है। जो लोग अंदर जा चुके हैं, जिन्हें जेल में रखा हुआ है, उनके खिलाफ अगर सबूत हैं ईडी के पास तो चालान तो पेश कर दे। चालान पेश कर नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक किसी न किसी को उठा करके छापे उन पर डाले जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो सबूत कुछ नहीं है, केवल बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या वाकई में इस पूरे मामले में कवासी लखमा ने भ्रष्टाचार किया था या वो है पाक साफ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। दरअसल कुछ दिनों पहले ईडी ने कवासी लखमा के घर पर छापा मारा था, उनके कई रिकॉर्ड जब्त किए थे और उन्होंने आरोप लगाए थे कि चूंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए ईडी ने मुझसे कुछ फॉर्म साइन करा लिए और वो वहां से ले गए हैं। इसके बाद अब जब यह कहा गया ईडी की तरफ से कि हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं जिसमें लेन देन, कैश लेन देन का रिकॉर्ड हमारे पास हैं, इसके बाद कवासी लखमा कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बदनाम करने के अलावा केंद्रीय एजेंसियां कुछ नहीं कर रही। दोनों के बयान सुनिए। मैं कल जिस दिन आए थे उस दिन उसको जो मेरा कागज मांग रहे थे, मैं गांव में था कागज, तो मैं समय मांगा था कि मेरे को और समय दो, मांग रहे दूंगा। हम लोग को एक राजनीतिक दल के आदमी है और राजनीतिक अलावा हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी कोई भी नियम को, कानून को सम्मान करना चाहिए। जब भी बुलाएंगे जाऊंगा, जो भी बात करेंगे सच्चा बात करूंगा। नोटिस दिए हैं, कल ईडी दफ्तर जाऊंगा। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को केस कर दिया था, है ना। 2 साल तक की जांच चली और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद एसीबी ने फिर उसको एफआईआर कर लिया, फिर जांच कर रहे हैं। तो ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम कर रही है, केवल छत्तीसगढ़ में ही, सब जगह ही इनका एक ही काम है। उधर बीजेपी क्या कह रही है इन आरोपों पर, यह भी सुनिए। समय में जब ये घोटाला हुआ उस समय में आबकारी मंत्री कोई था तो कवासी लखमा जी थे। तो मुझे लगता है ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जो इनपुट्स उनके आए होंगे उसके आधार पर जो भी जांच हुई, जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि बनता है, कोई मंत्री बनता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो जनता की जो गाढ़ी कमाई है उस पैसों को आप अपने जेब के अंदर में लें। मुझे लगता है ईडी अपने इनपुट्स के आधार पर, जो भी उनको सोर्सेज मिले हैं उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रही है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आबकारी घोटाले में लखमा पर शिकंजा, क्या मामला पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी तक पहुंचेगा? कल उन्हें ईडी ने बुलाया है। जांच में कैश में लेन देन का लिंक दिखा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या आपत्तिजनक मिला? यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया भाई। बघेल बोले जांच एजेंसियों ने बिना सबूत बदनाम किया, कोर्ट में अभी तक चालान पेश क्यों नहीं किया? वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सबूत है तो कुछ कीजिए ना कोर्ट में जाकर। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री लखमा फंसे, ईडी को लेन देन के साथ साथ आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिले। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि लेन देन के सबूत मिल गए, ईडी ये कह रही है। और अगर ऐसा है तो फिर लखमा जो है, कवासी लखमा, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, तीनों का मैं रुख कर लेता हूं। आइए एक एक कर तारुफ भी करा देता हूं। आज मैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता केदार गुप्ता जी से जुड़ रहा हूं। केदार जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं।
धनंजय ठाकुर साहब, आपके पास आऊं उससे पहले जरा केदार गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं। बड़े दिनों बाद आज वो हमें नसीब हुए हैं। केदार जी को जरा टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए भाई। केदार जी, ये देखिए बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि 2 साल तक ईडी ने इस मामले में जांच की और जांच करने के बाद इस मामले को खारिज करके बंद कर दिया था। उसके बाद दोबारा फिर सीबीआई ने इस मामले को खोल दिया और ये सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। ये ना चालान पेश करते हैं कोर्ट में, ना सबूत देते हैं, बस लोगों को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले और उसके बाद आज तक, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, पर उनकी झूठ बोलने की और राजनीतिक आरोप लगाने की आदत गई नहीं। सीधी बात है कि आज ईडी जो कार्रवाई कर रही शराब घोटाले में, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वेश्चन कर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से कि ये ईडी ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया शराब घोटाला में, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल निरस्त हो गई। तो जिस केस को आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसकी बेल कैसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर रहा है? कुछ भी बात करते हैं, गुमराह करते हैं जनता को। ये दोषी हैं, और अगर दोषी हैं तो इनको जेल में बंद किया गया। जेल में बंद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, वहां से इनकी जमानत निरस्त हो रही है और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। अरे भाई, लूटा है छत्तीसगढ़ महतारी को जिन लोगों ने, उनको हिरासत में रखा जाएगा, केस चलेगा, न्यायालय अगर मानेगा कि दोषी है तो उन्हें सजा होगी। और यही काम अगर ईडी कर रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है। छत्तीसगढ़ महतारी के लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। रही कवासी लखमा जी की बात, कहते हैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, और घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हैं। अनपढ़ आदमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखता है, लिखना नहीं जानता, पढ़ना जानता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डालकर और फिर स्क्रीन में पढ़ते तो होंगे ना, देखते तो होंगे ना, क्यों रखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? निश्चित रूप से ईडी बिना इनपुट के कार्रवाई नहीं करती है। ईडी अगर उसमें जांच कर रही है, और वो आबकारी मंत्री थे, 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है, कुछ लोग उसमें हिरासत में, जिनकी जमानत भी निरस्त होती चली जा रही है, पुख्ता सबूत है उसमें आबकारी घोटाला के बड़े, और आबकारी मंत्री थे। तो कवासी लखमा जी तो चर्चा में रहते ही है छत्तीसगढ़ में। नक्सलवाद के मामले में भी उनके बारे में चर्चा के बाजार गर्म होते हैं। कभी लोग क्या क्या बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी लखमा जी एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं, जो अब चलेगा नहीं। अगर आपने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है धनंजय ठाकुर साहब, देखिए कहा जा रहा है कि कई लोग ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, और घोटाला हुआ है। ये इस बात से साबित होता है कि अब तक जो जांच एजेंसियों ने सबूत दिए उसी के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। अब जब घोटाला हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हैं, तो फिर मंत्री की भी तो जिम्मेदारी बनेगी, उनसे भी पूछताछ होगी। तो इसमें गलत क्या है? और अगर मंत्री के घर छापा पड़ रहा है, उनके पास से रिकॉर्ड निकल रहे हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए विलास जी, इस देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि देश के सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान आते हैं और शराब घोटाला का आरोप लगाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी पर आरोप लगाए घोटाले का, झारखंड के मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए घोटाले का। आज क्या हश्र हुआ? केजरीवाल जी बाहर हैं और झारखंड में फिर मुख्यमंत्री बन गए सोरेन जी। मैं भाजपा का कोई भी नेता अगर आरोप लगाता ना, समझ में आता है कि एक राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक बयानबाजी। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये बात कहे कि घोटाला हुआ है, तो उनके पास सबूत तो होंगे ना, तथ्य तो होंगे ना। तो ईडी जो है अपना समय व्यतीत करने के बजाय श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ कर ले कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहेंगे तो तथ्यात्मक होगा ना। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च पद में बैठा व्यक्ति झूठे आरोप लगाते हैं, प्रोपगंडा करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इससे देश का भी साथ गिरता है, ईडी जैसी संस्थाओं का भी साथ गिरता है, और विपक्ष नेताओं का चरित्र हनन करना तो भारतीय जनता पार्टी का जन्मजात काम है। भाई ईडी जो एक दौर था जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहलाता था, जिसका काम गलत तरीके से पैसे को उगाही करने वाले पर कार्रवाई करना होता था। आज 10 साल में ईडी की जो स्थिति बनी हुई ना अभिलाष जी, ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रही है। वो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं है, वो भाजपा के लिए इलेक्शन डिजाइनर बन गया है। जिन राज्यों में चुनाव होगा, ईडी पहले 6 महीना पहले आएगी,
कांग्रेस हो या विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करेगी, छापामार कार्रवाई करेगी, मीडिया में बड़े बड़े खबरें चलेंगे, अखबारों की सुर्खियां रहेगी, फिर नरेंद्र मोदी सूट बूट पहनकर आएंगे, अब भीड़ इकट्ठा करेंगे और अब भाषण देंगे, कांग्रेस नेता पर आरोप लगाएंगे। 2 साल हो गया इसे जांच करते हुए। क्या ईडी जो है इतनी निकम्मी हो गई है, या ईडी के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो सबूत इकट्ठा कर पाए? 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको जमानत भी दिया है, जो इस मामले में जो अंदर है। और मेरे मित्र कह रहे थे कि जमानत क्यों नहीं दे रही है। अरे आप ये बताइए, ईडी ने अब तक चार्जशीट पेश क्यों नहीं किया है? और ईडी में जो कानून जो बदला गया है ना, आपको बताता हूं, यही कानून रहेगा तो संजय सिंह जी ने कहा है सदन में 2 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमको दे दीजिए, भाजपा के आधे नेता जेल में होंगे। तो ये सच्चाई है। आप कानून बदल के किसी को कहेंगे कि उसको जमानत नहीं मिला, वो आरोपी है, अपराधी नहीं है। और देश का प्रथम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, उनके पास तथ्य नहीं और बिना तथ्यों का आरोप लगा दिया, और ईडी आज तक सबूत ढूंढ रही है। यह सिर्फ चुनावी स्टैंड है इनका। कवासी लखमा जी भोले भाले आदिवासी हैं, और नगरीय निकाय चुनाव में जो विष्णु सार अलोकप्रिय हो चुकी है, भाजपा को हार दिख रही है। आ गया भाजपा का कठपुतली इलेक्शन डिजाइनर ईडी। यही तो हो रहा है ना। ठीक है, निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए और विपक्षी नेताओं का छवि खराब करने के लिए। मैं बोलता हूँ ईडी जाकर पहले नरेंद्र मोदी से पूछताछ करे। आपने आरोप लगाया था, सबूत आपके पास होगा, सबूत दे दीजिए। ठीक है, चलिए सुधीर पांडे जी के पास एक बार आता हूं, फिर मैं केदार जी के पास आ रहा हूं। सुधीर जी, ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेट टारगेट इस पूरी जांच का वो कोई और है। ये धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं और वहां तक पहुंचा जाएगा, उसके लिए कोशिशें हो रही, कवायद हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई में सबूत मिल रहे हैं कवासी लखमा जी के पास से? देखिए, ईडी ने बाकायदा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना वक्तव्य जारी किया और कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कैश लेन देन के। ये बहुत बड़ी चीज है। ईडी जैसी एजेंसी अगर ये कह रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी लेकर के कह रही होगी वो, क्योंकि कल को ये चीज कोर्ट हो सकती है अगर कोर्ट में इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग तो, या ईडी नहीं कर पाई तो उन्होंने इसको लेकर के बाकायदा पब्लिकली एक मैसेज दिया कि हमारे पास कुछ पुख्ता चीजें हाथ लगी हैं जो कैश लेन देन से संबंधित है और कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिले हैं। तो क्या यह माना जाए कि कवासी लखमा जी के बुरे दिन शुरू हो गए? अभिलाष जी, हम लोग लगातार ईडी की कार्यवाही हम लोग कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। पहली बार ईडी ने इतने विश्वास के साथ कोई चीज को रखा है सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और चुनाव का मौसम भी नहीं है, ये मैं नहीं मानता कि नगर पालिका चुनाव के लिए किसी स्थानीय नेता को टारगेट बनाने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और भाजपा के लिए चुनौती है कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको इन 5 साल के पहले साबित करना है कि वाकई में इन्होंने घोटाले किए हैं, गड़बड़ियां की हैं, और इसका भाजपा पर्दाफाश कर रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक विवेचना के दौर में है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अंजाम पे पहुंच चुकी है जांच तो शुरू हुई है, साल भर से जांच चल रही है। कोयला घोटाले के मामले में भी पहले बड़े बड़े अफसर और नेता जेल में है, शराब घोटाले में भी जेल में है। तो ये प्रक्रिया भी चल रही है। मुझे लगता है कि जब तक इनकी पूरी चार्जशीट या पूरा चीज जब न्यायालय में ट्रायल में आएगा तो स्थिति ज्यादातर स्पष्ट होगी। कवासी लखमा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर वक्तव्य को ध्यान से सुनिए, कि मैं जांच एजेंसियों के साथ में जो भी करेंगे मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। मैं अनपढ़ हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो ये कहना उनका एक गलत है, क्योंकि वो लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रमुख पद पे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति की प्रमुख धुरी रहे हैं। तो इतने अनजान नहीं हो सकते कि कोई भी अधिकारी उनसे जो चीज मांगेगा उसको सीधे वो बिना जाने या बिना समझे दे देंगे। उनके साथ में स्टाफ रहते हैं, उनके साथ में जानकार लोग रहते हैं। राजनीति तो होनी ही है इस चीज में, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जो 2019 से चल रहा था उसका एक नतीजा है। मगर उससे बड़ी चुनौती भाजपा के पास है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री और सारे बड़े नेता ये बोल के गए हैं कि हम यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका पर्दाफाश करेंगे, और जब तक इसको अंजाम तक भाजपा नहीं पहुंचा पाएगी उनके प्रति संशय बना रहेगा। इस चीज को भाजपा भी जानती है, और आने वाले चुनाव में जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जांच एजेंसी और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर यह दबाव रहेगा कि वो कम से कम ऐसी पुख्ता चीजें लाए जिससे वो साबित कर पाए कि जो चीज वो बोल रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, वो सही था। ईडी और जितनी भी जांच एजेंसियां होती है लगभग 90% केसेस जो है क्वेश हो जाते हैं। सही बात है, बहुत कम है इनका जो
इक्वेशन करे वो, हाँ हाँ जी जी, तो बहुत कम होता है, 2% 3% होता है, तो इसलिए दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आरोप तो लगना स्वाभाविक चीज है कि अगर 100 में अगर 90 मामले अगर खराब हो रहे हैं या साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने आले में, तो उसको साबित करना और इन 5 साल के अवधि के बीच में साबित करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसलिए राजनीति हो रही है जी। ठीक है। केदार जी देखिए, बहुत बड़ा, एक तो आप धनंजय ठाकुर साहब का पहले कुछ टिप्पणी करने चाह रहे थे, उन पर कर लीजिए, फिर मैं अपना सवाल लेता हूं सर। नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी, यहाँ घोटाले हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तो लूटने के अलावा क्या किया? एक भी कोई काम बता दें अधोसंरचना के किसानों के लिए, एक काम नहीं हुआ। वो निश्चित रूप से खाली लूटपाट होती रही। दूसरी बात बता देता हूं, एक बहुत बड़े नेता हुए लालू प्रसाद यादव, देश के बिहार के बड़े नेता हुए, कई जवाबदारियां जिम्मेदारियां रही। कहते थे मैं तो खाली भैंस दूना जानता हूं, इसके अलावा मैं जानता नहीं, और उन्होंने बिहार को चलाया, और ऐसा चलाया कि वहां कुछ वर्ग और समाज के लोग अपनी जात लिखना भूल गए थे। अपनी जात लिखने में हाथ कांपता था, आज तक जात नहीं लिख पाते हैं, इतना भयंकर अनपढ़ नेता था हमारा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनपढ़ नेता कितने विद्वान होते हैं, ये लालू प्रसाद यादव से सीख लें। चारा घोटाला कितने सालों तक चला और उसके बाद आखिर सजा हुई। तो ऐसा है कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा। मैं लालू प्रसाद यादव जी का उल्लेख इसलिए किया कि कवासी लखमा जी की भी राजनीतिक शैली वैसी है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप या अपराधी के रूप में उन्हें नहीं कह रहा, मैं एक बड़े राजनेता से तुलना कर रहा हूं। इसलिए आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। कवासी लखमा जी भी शेरो शायरी और बातचीत के अंदाज में लोगों को हमेशा हंसाते रहे हैं, एक अच्छे नेता रहे हैं, पर अब आगे क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है, ये तो पता चलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ये धनंजय ठाकुर साहब देखिए, ईडी ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अमूमन इस तरह के मामलों में ईडी देती नहीं है, इसका आप आरोप लगाते थे, इस बार उन्होंने दी है और लिखा है कि परिणाम स्वरूप ईडी घोटाले की प्रासंगिकता अवधि के दौरान कवासी लखमा के द्वारा नगद में पीओसी के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद हुई हैं। तो अब ये सवाल तो उठेगा ना कि एक शख्स जो कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता कि क्यों मुझसे किस कागज पे साइन करा लिए, वो डिजिटल डिवाइस और तमाम नगद लेन देन मशीनों के द्वारा अगर कर रहा है, तो फिर सवाल तो उठेगा सर कि ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये ईडी कह रहा है, वो ईडी जिसने तरुण गोगोई के खिलाफ भी केस किया था, ये वो ईडी है जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किया था, ये वो ईडी है जो आप असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की है, ये वही ईडी है जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ की है, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ की है, नारायण राणे के खिलाफ की है, जितेंद्र तिवारी के खिलाफ की है, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ की है। और इन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने ही तो घोटाले का आरोप लगाया था। तो ईडी की क्या सीडी बच गई? आज सब भाजपा में है। और अभी तो चंद्रबाबू नायडू का मैं सुनने में आया कि ईडी ने 1000 करोड़ की संपत्ति को रिप्लेस कर दिया, जब्ती से बाहर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति देश में। मुझे दुख इस बात का है, भाजपा के नेता अगर आरोप लगाए तो एक राजनीतिक आरोप कहलाता है। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर आरोप और घोटाला की बात करे और उनके पास कोई सबूत ना हो, ये तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है ना। तो ईडी को तो पहले कब पूछताछ श्री नरेंद्र मोदी से करना चाहिए कि भाई आपने आरोप लगाया था, कुछ तो तथ्यात्मक सबूत होंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिया होगा ना, क्योंकि ईडी का भी साख गिर रहा है, प्रधानमंत्री पद के भी साख गिरेगा इससे। और मैं तो नाम गिना दिया, इन पे भी तो आरोप लगाए थे नरेंद्र मोदी जी। आज कहां सब भाजपा में है और भाजपा के बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं असम में मुख्यमंत्री। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, कल चूंकि कवासी लखमा साहब कह रहे हैं कि वो कल जाएंगे, आज ईडी ने बुलाया था, आज किसी कारणवश वो जा नहीं पाए, उन्होंने कहा वो कल जाएंगे और ईडी का पूरा कोऑपरेट उसे करेंगे। अगर कल या आगे चल के उनकी गिरफ्तारी होती हुई दिखती है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? और क्योंकि अब जिस दिशा में ईडी की कार्रवाई बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद उन पर शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार असफल हो गई है, राज्य की सरकार असफल हो गई है। इनके पास बचता क्या है? विपक्षी नेताओं का चरित्रहरण करो, उन पर डर पैदा करो, उनको धमकाओ चमकाओ, झूठे मामले में फंसाओ, तभी तो नरेंद्र मोदी के झूठ को सच साबित कर पाएंगे ना। भाई झूठ तो बोल दिए मोदी जी आकर, अब सच उसको साबित करने की चुनौती ईडी के पास में है। भाई तथ्य होंगे तो अभी तक क्या 2 साल में ईडी क्यों वहां पे सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कर पाई अपने केस को? क्यों ईडी ने ठीक से जांच नहीं कर पाई? और मैं तो नाम गिना दिया भाई,
अभी आप देखें ना, चंद्रबाबू नायडू का 600 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं, वापस कर दिए। यहाँ पे आप देखें ना, अजीत पवार जी का, उनका भी इनको सपोर्ट किया सरकार में, उनके भी लगभग 600 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज वो कर दी, वापस कर दिए। तो ईडी है कहाँ? ये तो इलेक्शन डिजाइनर है। ठीक है, इलेक्शन डिजाइनर है। पहले आते चुनाव के पहले, फिर मोदी जी सूट बूट पहन कर आते हैं, भाषण देते हैं, और भाजपा नेता दुष्प्रचार करते हैं। ठीक है केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड ले लीजिए सर प्लीज। एकदम स्पष्ट बात है, नकली होलोग्राम शराब के यहाँ पर खुदाई में निकले, ढेबर जी के गोदाम से निकले, तो मोदी जी कह दिए तो गुनाह हो गया क्या? एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ महतारी का और भारत माता के पैसे की लूट होगी ना, तो देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, देश का एक एक आदमी चिल्लाकर कहेगा कि खुदाई में वो नकली होलोग्राम क्यों पकड़ा है, दिल्ली में जो नकली होलोग्राम बनाने वाले थे वो क्यों पकड़ा है? वो तो कांग्रेस के नेता नहीं है ना। आप कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को दबाने का काम हो रहा है। वो नकली होलोग्राम बनाने वाला कौन है? वो गिरफ्तार हुआ है, उसकी भी जमानत नहीं हो रही है। यहां आपके नकली होलोग्राम खुदाई में निकल रहे हैं और आप कहते हैं सूट बूट। अरे भैया, राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्रभक्त की बात करेंगे। देश का धन और प्रदेश का धन, 1 रुपया भी इधर उधर हुआ तो सब पर कार्रवाई होगी। ध्यान देकर सुन ले, लालू प्रसाद यादव की मैं याद कर रहा था, वो नहीं बचे। इसलिए अच्छे कर्म करो, ठीक है धनंजय जी प्लीज कांग्रेस भाजपा कोई विषय नहीं है, जनता चुनती है, सेवा करे। ठीक है धनंजय जी बोलिए सर। ठीक बात बोल रहे हैं, ठीक बात। केदार गुप्ता जी, आप नरेंद्र मोदी जी को सलाह दीजिएगा कि क्यों उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का 600 करोड़ वापस कर दिया, क्यों अजीत पवार का पैसा वापस कर दिया, क्यों हेमंत विश्वकर्मा का पैसा वापस कर दिया। आपने राष्ट्रभक्ति की बात कही ना, थोड़ी राष्ट्रभक्ति जगाइएगा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, ताकि राष्ट्र का पैसा बचे, भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग ना करे। और देश देख लिया राष्ट्रभक्ति को किस प्रकार के राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति विपक्षी नेताओं को दबाने से नहीं होगा, होगा। सारे आंकड़े चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू आज नरेंद्र मोदी जी के कुर्सी के पाया है। बात रखकर ईडी पे भरोसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कोई बचने वाला सुन लीजिए ना, अभी जमानत ईडी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के पाया है। ठीक है चलिए महाराष्ट्र डिबेट थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, पाया है, ना दूसरी तरफ जा रहा है डिबेट। नरेंद्र मोदी जी धनंजय जी, केदार जी, चोरों को जो पैसा वापस किया है ना, धनंजय जी, केदार जी माफी चाहूंगा, डिबेट दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ सुधीर जी के पास, मैं सुधीर जी के पास आ रहा हूँ। और ईडी ठीक है सर, धनंजय जी, केदार जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी राष्ट्रभक्ति समझाइएगा। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। मैं सुधीर पांडे जी के पास आ गया हूं, मैं सुधीर पांडे जी के पास आ गया हूं। सुधीर जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा सर, एक छोटा सा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जिस तरह से बता रहे हैं केदार जी की होलोग्राम्स निकले थे, दिल्ली में कार्रवाई हुई, वहां से लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो घोटाला हुआ है, ये कन्विक्शन लोगों के अंदर ये आया था। चूंकि हमने देखा है कि कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी सत्ता में उसकी वापसी नहीं हो पाई, तो घोटाले को लेकर के इनिशिएट तो चीजें हो गई हैं, पर क्या ये अंजाम तक पहुंच पाएंगे और जो असल लोग हैं उन तक पहुंच पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? मैं सोचता हूँ अभिलाष जी, वही हमने जो पहले भी डिबेट में इसमें शुरुआत की थी कि बहुत पुख्ता सबूत शुरू से ही मिलने चालू हो गए थे, और बहुत समय पे जब कार्रवाई हुई, शायद उस घोटाले जो पता लगे, जैसे ढक्कन या होलोग्राम मिले, बनाने वाली एजेंसियां मिली, कहाँ से बना, किसने बनवाए, सारी चीजें लगभग क्लियर होती गई। उस आधार पे जांच एजेंसी का काम होता है जांच को आगे बढ़ाना और जो तथ्य जुटाना। तो कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे कांग्रेस सरकार की समय की हो या भाजपा सरकार की, उसका काम होता है कि वो अपने जो कार्यवाही है उसको अंजाम तक पहुंचाए किसी भी तरीके से। और स्वाभाविक बात है कि जब सामने विपक्ष वाला हो तो ज्यादा एग्रेसिव रहती हैं दोनों के दोनों। तो सबूत तो मिले हैं और सबूत के आधार पे कार्यवाही हो रही है। ये न्यायालय में कितना टिकेगा या नहीं टिकेगा ये अलग बात है, मगर अब तक के जो जांच में ये कहने लायक नहीं कि हवा में सारी कार्यवाही हो रही है। अब कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं से। अब उनका लिंक किससे कितना है इसको जोड़ना भी जरूरी है। वो कवासी लखमा जी के पास तक रुकता है या उससे आगे जाकर के रुकेगा, या फिर और इसका कहीं से अंजाम निकलेगा, ये तो पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जब पूरी रिपोर्ट
आ पाएगी। न्यायालय में जब कन्विक्शन के लिए जाएगा मामला, तब ये साबित होगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मगर जांच एजेंसियों का काम है कि, और उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा पुख्ता सबूत जुटाना चाहते हैं ताकि उनकी संस्था के ऊपर भी विश्वास बना रहे। चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो ये आरोप लगा रही है। हम अगर याद करें थोड़ा पहले कि मोदी जी को भी इसी तरीके का सामना करना पड़ा, अमित शाह जी को भी तड़ी पार होना पड़ा। तो ये जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, सबूतें जुटाती हैं। जो सत्ता और विपक्ष का जो रोल रहता है वो अपने अपने रोल में लगी रहती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास शुरुआती सबूत है, शुरुआती तथ्य है। अब उसका लिंक किससे जुड़ा है ये साबित करना जांच एजेंसियों का काम है, मैं ये समझता हूं। और ये अगर वो अंजाम पे पहुंच जाती हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी और जो अविश्वास का वातावरण है वो दूर होगा। जी। और खास बात यह है कि ये जांच जो है ये न केवल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल्कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, चाहे वो ईडी हो या दूसरी एजेंसियां हों, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि ये एजेंसियां क्या मिसयूज हो रही हैं सरकार के हाथों में। अगर ये लोग कन्विक्टेड होते हैं, कोर्ट भी मानता है कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ियां हुई थी और यही लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर उनकी भी विश्वसनीयता बनी रहेगी, फिर कांग्रेस को दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये कन्विक्टेड नहीं होते तो न सिर्फ कांग्रेस को राहत मिलेगी, बल्कि फिर ये भी लगने लगेगा लोगों को, जैसा कि अभी बताया था हमने कि बहुत कम 8-10% के हिसाब से कन्विक्शन होता है। यानी 100 लोगों को ये जांच एजेंसियां जब पकड़ती हैं तो केवल 7-8 लोगों को सजाएं मिल पाती हैं, बाकी सब बरी हो जाते हैं। तो कहीं ये उस तरह का ट्रायल तो नहीं चल रहा है कि कैरेक्टर असैसिनेशन बस कर दिया जाए, और क्योंकि इसमें बहुत लंबा वक्त लगता है, किसी का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है, इसको लेकर के भी जांच एजेंसियों को बहुत एहतियात बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी, धनंजय ठाकुर साहब, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।